आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यह वीडियो सीआरपीएफ में होने वाले एलडीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे एलडीसी एग्ज़ाम असिस्टेंट कमांडेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो या हेड कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए, इसके अलावा नॉर्मली भी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा अधिनियम है उसका सेक्शन नंबर 9 जो है 10, 11 तीनों पे बात करेंगे, क्योंकि इनसे हर बार एलडीसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम कुछ और भी आपको बताएंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि सर वीडियो बनाएं, और कुछ जो भी आपके पास मटेरियल है एलडीसी एग्ज़ाम का वो भी समय न मिलने के कारण उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहे। तो चलते हैं, पहले हम अपने सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है। तो दोस्तों, सेक्शन नंबर 9 हम पेन ले लेते हैं। बोलता है 1 नंबर में कोई बगावत करता है या बगावत का में शामिल होता है, बगावत के लिए जोश दिलाता है, यानी कि कहीं बगावत होने वाली है उसमें जोश दिलाता है, या बगावत का कारण बनता है, या बगावत की सूचना अपने अधिकारी को नहीं देता है। तो इन कारण से अगर कोई भी ऐसा जो सीआरपीएफ का कार्मिक है वो करता है जो ऊपर दिए हैं, तो वो सेक्शन 9 में आएगा और यह अधिक जघन्य है। अपने अधिकारी पर हमला करता है या हमला करने का इरादा रखता है, ये भी जो है अधिक जघन्य अपराध में आएगा। जो दूसरे नंबर पर दिया है या पहले नंबर पर तो आप मान लिए बगावत करता हो, उसका कारण बनता हो, या उसमें किसी को जोश दिलाता हो, दूसरा कर रहा है उसको साथ देता हो। दूसरे नंबर पर अगर कोई भी अपने अधिकारी को, कहना मतलब हमला करता है या उसका जो है इरादा करता है, तो ये भी सेक्शन 9 के धारा में जघन्य अपराध है। तीसरा, ड्यूटी पर होते हुए बेशर्मी से ड्यूटी को छोड़ देना, यानी कि कोई भी कार्मिक है वो ड्यूटी पे है और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ देता है, तो यह भी अधिक जघन्य अपराध में आएगा। इसके बाद 4 नंबर पर चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। किसी देशद्रोह तथा बगावत करने वाले का साथ देना एवं पत्र व्यवहार करना। ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह का काम करता है या बगावत करता है, उसका साथ देता है, उसको पत्रचार करता है, तो यह भी अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है सक्रिय ड्यूटी। अगर कोई सक्रिय ड्यूटी में है उस दौरान क्या क्या अधिक जघन्य अपराध में आएगा। उच्च अधिकारी के आदेश का न मानना। कोई भी कार्मिक सक्रिय ड्यूटी में है और अपने उच्च अधिकारी का आदेश नहीं मानता तो अधिक जघन्य अपराध में आएगा। भगोड़ा हो जाता है, ये भी अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ड्यूटी पर सो जाना या पोस्ट को छोड़ देना सक्रिय ड्यूटी में अधिक जघन्य है। अपने पार्टी कमांडर या उच्च अधिकारी के आदेश के बिना लूट में जाना, यानी कि आदेश के बिना लूट में जाना। लूट यहाँ वो लूट नहीं है, दूसरी तरह की है। पोस्ट या पेट्रोलिंग पार्टी को बिना बदली छोड़ देना। ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जो फोर्स को सामान लाए या फोर्स के लिए कुछ आवश्यकता की चीज़ें प्रोवाइड कराता है। कोई भी अफवाह फैलाता है वो भी जघन्य अपराध में आएगा। ड्यूटी में बुजदिली दिखाता है, यह भी अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए जो सज़ा है, ऊपर सेक्शन 9 में जो भी ये कोई कार्य करेगा तो उसके लिए सज़ा 14 वर्ष की कैद या 3 माह का वेतन, यह सज़ा के रूप में दी जाएगी। सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 10 में क्या दिया गया है, मार्च के दौरान नशे की हालत में रहता हो। ये क्वेश्चन आया भी है और वहाँ पर सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है। मैं आपको इस पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, यानी कि ये ई बुक है और इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया है। बहुत ही अच्छी ई बुक है, आपने एक बार इसको पढ़ लिया, जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन हुआ वो उसमें सभी शामिल कर दिए गए हैं। तो एक आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद में मेरे पे पूरा कोर्स है। आप इसमें आपको ये ई बुक है या पीडीएफ है, आपको ये मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चन हमारे पे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, प्रोफेशनल के, वो मिल जाएंगे आपको। अगर रीजनिंग चाहते हैं तो रीजनिंग का भी जो पेपर में आए हैं उनका सोल्व के साथ पूरी बुक है। मैथ इसी प्रकार, मैथ का, हिंदी का,
और सभी बुकें पूरा सेट है जो एलडीसी एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद करे। दूसरे पे चलते हैं, क्या है, संतरी पर हमला करता है। कैदी को ले जाने से मना करना या बिना अनुमति के कैदी को छोड़ देता है। यह क्या अधिक जघन्य से थोड़े से कम जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। कैदी को कैद से निकाल भगाना। पांचवा, आदेश को न मानना, दिया गया कार्य न करना, जूनियर के साथ मारपीट करना, अपने हथियार का आमनेशन को गुम कर देना, जानबूझकर बीमार पड़ना। ये भी कई बार पूछा गया, जानबूझकर बीमार पड़ना किस तरह का अपराध है या किस सेक्शन में आता है। जानबूझकर किसी पर हमला करना, अपना हथियार है आमनेशन को जमा करने से मना करना। चार्ज में समान गलत रिपोर्ट देना, चार्ज के समान है उसको गलत रिपोर्ट देना। छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहना, ये कई बार पूछा गया है, छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहना किस धारा में आता है या किस सेक्शन में है। कोई भी अनुशासनहीनता का कार्य करना, अनियमित कोई बात न मानना, अधिनियम की यानी कि अनियमित या अधिनियम की जो अधिनियम में बातें हैं उनको न मानना, सेक्शन 9 के ई से लेकर एल तक का कोई भी पॉइंट, वो भी अधिक जघन्य अपराध में, जो वहाँ सक्रिय ड्यूटी में है यदि करता है तो वो कम जघन्य अपराध में आएंगे। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी सज़ा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। कारण क्या क्या होते हैं छोटी सज़ा के? सबसे पहले हुक्म अदूली करना, यानी कि हुक्म का न मानना या ड्यूटी में लापरवाही करना या ड्यूटी में गलफत करना, गलत करना, फोर्स के विरुद्ध चाल चलन। ये 4 कारण हैं जो छोटी सजाओं में गिनती होती हैं। सबसे पहले सजा, कमांडेंट या बल का कोई भी समकक्ष अधिकारी गलती करने वाले को सस्पेंड या डिसमिस कर सकता है। दूसरा, रैंक से हटा सकते हैं। जुर्माना 1 माह के वेतन तक का दंड दिया जा सकता है इसमें, अगर ऊपर जो कारण बताए वो करता है। कैद क्वार्टर गार्ड में, लाइन में, कैंप में जो 1 माह से ज़्यादा की ना हो, एक हो सकती है। और कैद क्वार्टर गार्ड में जो 28 दिन से ज़्यादा कितनी की ना हो। कोई भी राजपत्रित अधिकारी जब मुख्यालय से दूर हो, यानी कि पहले कमांडेंट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आता है जब कोई भी राजपत्रित अधिकारी हेडक्वार्टर से दूर हो। कैद क्वार्टर गार्ड में, लाइन में, कैंप में जो 1 माह से ज़्यादा की ना हो। क्वार्टर गार्ड जो 28 दिन से अधिक का ना हो। सहायक कमांडेंट, सूबेदार, मेजर जब कंपनी कमांडर के चार्ज में हो, मुख्यालय से बाहर हो और यह ड्यूटी डिटैचमेंट ड्यूटी पर हो, तब सूबेदार, मेजर तक इसमें क्या क्या वो सज़ा दे सकते हैं। क्वार्टर गार्ड में कैद जो 7 दिन से अधिक ना हो, साथ ही फटीक दे सकते हैं, डिल दे सकते हैं। अन्य ड्यूटी के साथ में वो भत्तों की कटौती भी की जा सकती है। 30 दिन से अधिक के ना हो, फटीक, डिल या ड्यूटी। निंदा या घोर निंदा की सज़ा हवलदार तक दी जा सकती है। जब उप निरीक्षक किसी पोस्ट पर कमांड कर रहा हो तो सज़ा जो है फटीक, डिल या अन्य ड्यूटी 15 दिन की से ज़्यादा ना हो, ये दी जा सकती है। दोस्तों, इसके बारे में बता रहा था। अगर आपको एलडीसी एग्ज़ाम में सक्सेस होना है तो आप मेरी इस पीडीएफ को पढ़िए, जो कोर्स बनाया है उसे पढ़िए, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मैं आपको शुरू में इसमें जो है मैंने 4 यूनिट में इसकी बुक को बांटा है। 4 यूनिट मतलब 4 प्रोफेशनल के 4 हमने यूनिट बनाई है, चारों के अलग अलग चैप्टर हैं। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में है हमने डिपार्टमेंटली टॉपिक रखे हैं। सबसे पहले है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का 1 या 2। उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बनावट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। बनावट में आपका चाहे डायरेक्टरेट के पूछ ले, जोन का पूछ ले, AWS का पूछ ले, महिला बटालियन का पूछ ले, कोबरा बटालियन का पूछ ले या सिंगल बटालियन का, कोई ना कोई, ये सब कुछ बनावट में आते हैं, कौन कहाँ पे है। तीसरा चैप्टर में विभागीय अधिनियम, अधिनियम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 4 में है विभागीय नियम, जो हमारे रूल हैं, रूल से भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के प्रशिक्षण संस्थाएं, यानी कि आपके जितने भी 22-23 ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें पूछ लिया जाएगा कौन सी कहाँ पे है या किसकी क्या स्थापना हुई है या किस रैंक के अधिकारी वहाँ पर संचालित करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छठे चैप्टर में है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल खेल कूद प्रदर्शन एक झलक में, यानी कि खेल कूद से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। से चैप्टर नंबर 7 है लिस्ट ऑफ CRP फॉर्म। फॉर्म में 7-8 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन CRP के फॉर्म से ही पूछे जाते हैं हर बार, तो आपको इसमें भी कई क्वेश्चन मिलेंगे।
उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में हमने इतना याद है, चाहे तो अदालती बोर्ड का गठन हो, साप्ताहिक अधिकारी का, दैनिक अधिकारी का, विभागीय इंक्वायरी हो, उनके संबंधी इसमें बताया गया। अब दूसरा यूनिट में डाला है हमने कॉमन टॉपिक, 4 यूनिट बनाई हैं, तो आपको ऊपर वाले से कम 30 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे, 30 से 40 सबसे ज़्यादा ऊपर वाले में। फिर उसके बाद क्या है, यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 बनाया है इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन, यानी कि फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दी गई हैं, बहुत जितनी भी रिलेटिव फुल फॉर्म है सब इसमें आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 में भारतीय न्याय संहिता, अब 2023 की न्याय संहिता, पहली वाली आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो चुकी है, तो नए वाले की हमने धाराओं के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं, आपको इसमें पूछा जाएगा। नॉर्मली वही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले से सीआरपीसी जो थी, तो उसके अब जो है इसका नाम बदल कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 4 में डिल मैनुअल 2019 के अनुसार डिल के महत्व, डिल से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, आपको यह भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। साथ में अगर आप चाहते हैं डिल मैनुअल तो आपको डिल मैनुअल मिल जाएगा, प्रोविजन मैनुअल मिल जाएगा, जीसीएन बटालियन मैनुअल भी आपको साथ में मिल जाएगा। 5वें नंबर पर भारत के अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों के बारे में क्वेश्चन या तो किसी का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, या किसी के डीजी का नाम पूछ लिए जाएंगे, या फिर कोई ना कोई इसका आदर्श वाक्य पूछ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 एनडीएमए या एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के से या तो एनडीआरएफ के संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या उसमें उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं या कब गठन हुआ था, तो इसके भी हमने विवरण दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, जितने भी विशेष शक्ति अफसा है उसके बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। और चैप्टर नंबर 9 हाउस रेंट या एचआरए के बारे में। चैप्टर नंबर 10 आइडियल पार्टी, आइडियल पार्टी से आपको पार्टी में कितनी बनावट है, फ्लैगमैन कितने होते हैं, कैमरामैन कितने होते हैं, लाठी पार्टी कितनी, पार्टी कमांडर कौन होता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसकी पूरी डिटेल के साथ आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एफआईआर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। फायर फाइटिंग पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी से भी पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन, पिछली बार जो है पूछा गया था कि ABC जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कौन सी आग में बुझाने के काम में आते हैं। और डिल मैनुअल 2000 के अनुसार डिल के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर उसके बाद जनरल फाइनेंस जो 2017 रूल्स हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आपको। यूनिट 3 में हमने फील्ड क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट से भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। सबसे पहले अम्बुश, अम्बुश में ज़्यादातर पार्टियाँ पूछी जाती हैं, कौन कौन सी पार्टियाँ होती हैं। कोडन, कोडन की पार्टियाँ या कौन सी पार्टी किस में होती है, क्या पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, इसका जो फुल फॉर्म है, जी का कभी पूछ लेगा, आई का पूछ लेगा, डी का पूछ लेगा, और ये भी कई बार पूछा जाता है। टाइप ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के बारे में, वास्तविक नॉर्थ, चुंबकीय नॉर्थ, या जो मैप का जो नॉर्थ होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। चैन ऑफ डेटोनेटर और फुल फॉर्म ऑफ सेफ, सेफ में से भी कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे जो मेडिकल कैटेगरी होती है उसमें से फुल फॉर्म पूछा जाता है। फायर कंट्रोल ऑर्डर, यहाँ पर भी फायर कंट्रोल ऑर्डर में भी ज़्यादातर यही पूछा जाता है, उसका जो क्या मतलब फायर को ब्रीफिंग करने का तरीका होता है। सेक्शन फॉर्मेशन और प्लेटफॉर्म फॉर्मेशन, इसमें से तो पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का पूछा जाता है, किसके फ़ायदे किसके नुकसान हैं, कौन सी क्या है। बैटल प्रोसीजर के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जो है फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें दिए गए हैं, और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं मैप रीडिंग से। ये तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट में जो इस बुक में दिया गया है, यूनिट 4 में वेपन का बायोडाटा है। जैसे चैप्टर 1 में SLR से क्वेश्चन पूछा जाता है, AKM, चैप्टर 3 AK-47, चैप्टर 4 जो है इंसास LMG, चैप्टर 5 में जो है 9mm कार्बाइन मशीन, और चैप्टर 6 में X-95, और चैप्टर नंबर 7 MP5, चैप्टर नंबर 8 51mm मोटर, चैप्टर नंबर 9 84mm के बारे में, पिछली रॉकेट लॉन्चर के बारे में पूछा गया था, और चैप्टर नंबर 10 30mm AGL के बारे में भी पूछा जाता है, और चैप्टर नंबर 11 जो है 9mm पिस्टल के बारे में टेक्निकल डाटा और वर्किंग
प्रिंसिपल ऑफ वेपन, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे किसी का लॉन्ग प्रिंसिपल सिद्धांत लॉन्ग होता है, किसी का शॉर्ट होता है, आंसू गैस और उसका बायोडाटा। ये इस बुक में हमने दिया गया है। ये बुक जो है प्रोफेशनल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बुक को पढ़ लीजिए और साथ में इसके साथ जो 1000 क्वेश्चन प्रोफेशनल के इनसे बनाए गए हैं, तो आपको 90 से 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अच्छे से नंबर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें से जो भी वीडियो बनानी होंगी हम आपको इसमें से बना देंगे। ये और जो आप जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। विस्तार से इसमें सब कुछ चीज़ें दी हैं। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लिया आपको ये धाराएँ हैं, किसकी धाराएँ हैं, जो भी IPC CRPC यानी कि नई वाली है उसके अनुसार बनाई गई हैं, और धाराएँ ज़्यादा हैं। और इसके बाद जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय, जैसे हमने बताया एक चैप्टर में पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, उनका सिद्धांत कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या उनका लोगो है, क्या कब उनका गठन किया गया, ये सब चीज़ें NDRF के बारे में भी इसमें इस तरह करके पूरा इसमें आपको डिटेल से बताया गया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में भी बताया गया है, कितना कब है, कब मिलेगा और उसका क्या है। आचार्य राजनीतिक पार्टी में आपको पूरा विस्तार से, जैसे मैं आपको दिखा दूं, राजनीतिक पार्टी में कौन कौन सी पार्टी होती है। पार्टी कमांडर एक होता है, पार्टी ट्वाइस एक होता है, गैस गन पार्टी में 13 होते हैं, लाठी पार्टी में 13, राइफल पार्टी में 13 है, बैनर वाले 2 होते हैं, फर्स्ट एड वाले भी 2 होते हैं, नर्सिंग स्टैंड एक होता है, बूलर एक होता है, और वार्निंग पार्टी में भी एक होता है। इस प्रकार सभी को विस्तार से अच्छे से, जहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले, हमने उन टॉपिकों को इसमें लिया है और आपकी काफ़ी मदद मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप इसको स्टम ओजा से भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे मैं इसके वीडियो को इसमें लिंक दे दूँगा, आप इसमें और सीधा डायरेक्ट हम मेरे नंबर पे बात भी कर सकते हैं। 8825072295, ये मेरा नंबर है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।